everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm नेहा, योर पॉलिटी टीचर एंड हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा सेंटर स्टेट रिलेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उन दोनों के बीच में किस तरीके के रिलेशंस होते हैं एंड अगर कभी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है, दोनों में कोई मतभेद निकल के आता है तो उसका सल्यूशन कैसे होने वाला है, दोनों किस तरीके की पावर शेयरिंग करते हैं, दोनों के आपस में क्या संबंध होते हैं, दोनों आपस में मिलके किस तरीके से गवर्नेंस को आगे बढ़ाते हैं, ये सारी ही बातें हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं। ऑल्दो ये एक ब्रीफ वीडियो होने वाला है, एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो इसमें हम एक बेसिक आइडिया देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन का। But if you want to understand the whole concept of center-state relation with interesting notes of Indian polity, then you should visit the website of Brainipedia Skills. But for right now, we are going to discuss the center-state relation in brief so that you can have an overall idea what exactly center-state relations are. देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे डेफिनेशन की, व्हाट आर सेंटर स्टेट रिलेशंस, इट रेफर्स टू द इंटरैक्शन एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके के पावर शेयरिंग करती हैं, जिस तरीके का उनका इंटरैक्शन होता है कि कितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगी, कितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करने वाली है, कौन कौन से पावर्स एंड फंक्शंस जो हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, या फिर ऐसे कौन से पावर्स एंड फंक्शंस हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डोमिनेट करने वाली है। ये सारी ही बातों को हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर समझते हैं एंड इन सभी बातों के ही सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, किस तरीके के रिलेशंस जो होते हैं, ऐसे कितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं जिस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। सबसे पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, देन उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिलेशन की। लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पावर्स डिवाइडेड इनटू यूनियन लिस्ट and state list and concurrent list. In case of conflict, union law prevails over the state law in the concurrent list. अब देखिए भाई, तीन तरीके की लिस्ट हमें देखने को मिलती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। अब ये तीनों ही लिस्ट क्या होती हैं, चलिए समझते हैं। बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में उन सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, उन टॉपिक्स को रखा जाता है जिनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर दोनों आपस में मिलके जो लेजिस्लेशन है वो करने वाली हैं, दोनों में लॉ फ्रेमिंग करने वाली हैं। अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट में वो सारे ही सब्जेक्ट मेंशन होते हैं जिन सब्जेक्ट पे हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है सिर्फ वो ही सिर्फ उनके पास ही इतनी पावर है, इतनी अथॉरिटी है कि वो इन सब्जेक्ट पे डिसीजन मेकिंग को कर सकती हैं या फिर इन सब्जेक्ट पे लॉ फ्रेमिंग कर सकती हैं। जैसे कि डिफेंस हुआ या फिर फॉरेन अफेयर्स हुआ, सिर्फ ये वो मैटर्स रहने वाले हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों को रिगार्डिंग कोई भी लॉ फ्रेमिंग नहीं कर सकती, इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। बात करेंगे स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में आपको वो सारे सब्जेक्ट मेंशन देखने को मिलेंगे जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी। मतलब यहाँ पे अगर इनमें से किसी भी चीज़ का टॉपिक चल रहा है, सिर्फ पुलिस हुआ, हेल्थ हुआ, तो यहाँ पे जब ये टॉपिक्स होंगे तो इनमें जो डिसीजन मेकिंग की पावर होगी उस पावर को कौन होल्ड करने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कहाँ कौन सी पॉलिसी लगनी चाहिए, पुलिस के रिगार्डिंग किस तरीके के रूल रेगुलेशंस होंगे, हेल्थ को लेके हम क्या बेटर चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी नई पॉलिसीज़ का हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस आपको नहीं दिखाएगी। यूनियन गवर्नमेंट जो है इन बातों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती या फिर यहाँ पर आके अपनी पावर्स नहीं दिखा सकती कि हम यूनियन गवर्नमेंट है तो इन चीज़ों को हम डिसाइड करेंगे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर प्रोवाइड की है, ये अथॉरिटी दी है कि जो स्टेट लिस्ट में मेंशन की जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिन भी सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है, उन पे रूल्स रेगुलेशंस बनाने की या फिर उस रिगार्डिंग में काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होने वाली है। ऐसा ही सेम टू सेम यूनियन गवर्नमेंट के लिए होता है। अगर यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मेंशन है तो उन सब्जेक्ट्स पे अगर कोई काम करने का एक अधिकार जो है, हक है, राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकती। अब बात आती है कि कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली वो सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही आपस में मिलकर रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, दोनों ही आपस में इन सब्जेक्ट में मिलकर काम करने वाले हैं।
जैसे कि एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि आपको कंकरेंट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एज आई टोल्ड यू इन द इनिशियल वीडियो दैट वी आर कीपिंग इट शॉर्ट, हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन टाइप कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। तो यहाँ पे हम चीज़ों को शॉर्ट रखने वाले हैं। अगर आपको इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है, तो यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स। कमिंग बैक टू द वीडियो, कंकरेंट लिस्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, वो सारी बातें मेंशन होती हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, अगर 4 लोग आपस में होते हैं, तो ऑफकोर्स सभी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सभी का अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो जो मतभेद होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो काफ़ी कॉमन हो जाता है। जब इतने सारे लोग आपस में मिलके काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ जाएगा, अगर मान लीजिए कोई लॉ फ्रेमिंग चल रही है एजुकेशन को लेके या किसी फॉरेस्ट पॉलिसी को लेके, एंड वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, तो दोनों में से किसकी बात को प्रेफरेंस दी जाएगी, दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी, तो वो होने वाला है यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल होती हुई हमें नज़र आती है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है ज़्यादा पावर्स, ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं। वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है उसे ओवर रूल करके, उस चीज़ को इग्नोर करके, जो उनका डिसीजन है या फिर जो उनकी इच्छा है कि हाँ हम इस चीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करें, यहाँ पे उस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसे यहाँ पे ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद करती हूँ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट तीनों का ही आपको मतलब समझ आया होगा, और तीनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं ये भी आपको आसानी से समझ आए होंगे। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। चलिए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सर्टेन मैटर्स, for example maintaining national security. State handles local issues while the center ensures coordination across the country. अब कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एक तरीके का डायरेक्शंस दे सकती है कि भाई आप इस काम को इस तरीके से कीजिए। मान लीजिए कभी भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का कोई मैटर है, कोई स्टेट में ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, कोई दंगे चल रहे हैं या फिर ऐसी कोई बातें चल रही हैं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है उससे नुकसान पहुंच सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं वो चीज़ें या फिर वो पर्टिकुलर इवेंट्स। देन उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को जाके डायरेक्शंस दे सकते हैं कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन्हें कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहिए या फिर आपको इस चीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करना है। बेसिकली आप यहाँ पे जाके उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें गिव डायरेक्शंस, मतलब आप सीधी सी बातें उन्हें सलाह दे सकते हैं कि हाँ आप इस चीज़ को इस तरीके से परफॉर्म कीजिए। वहीं अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी ड्यूटीज़ होने वाली हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल इश्यूज़ को हैंडल करती है। मतलब जो स्टेट के अंदर होने वाले लोकल इश्यूज़ हैं, स्टेट के अंदर होने वाली चीज़ें हैं कि मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम को बदलने को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ब्रेक करके दो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करने की बातें हो रही हैं, देन उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पूरे इशू को हैंडल करने वाला है। वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन इसके बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करती है कि पूरी कंट्री में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे, मतलब सारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं वो आपस में मिलजुल के रहे, स्टेट में किसी तरीके का पूरी कंट्री में किसी तरीके का डिस्प्यूट हमें देखने को ना मिले, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को ना मिले। इस चीज़ को इंश्योर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका मेन काम होता है, मेन मोटिव होता है स्टेट के अंदर के होने वाले सारे इश्यूज, सारे मैटर्स को रिजॉल्व करना एंड अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना। देन बात करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस भी हमें देखने को मिले। सेंटर कलेक्ट मेजर टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा एंड एलोकेट्स फंड्स टू द स्टेट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशंस किस तरीके से वर्क करते हैं, हम जो भी टैक्स पे करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी के टैक्स हो, वो सारे कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है। लेकिन जब ये इतने सारे टैक्स का कलेक्शन करते हैं तो इतने टैक्स का ये करते क्या है, इतना पैसा हमसे लेके ये लोग क्या करने वाले हैं, ये इन टैक्स को कलेक्ट करते हैं। देन इन टैक्स के जो पैसा आता है, जो भी मनी आती है, उसे एलोकेट किया जाता है हर स्टेट को। हर स्टेट, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उन 28 स्टेट्स को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो है एलोकेट की जाएगी, दी जाएगी कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपको इसे एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, आपको इसे हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, इसे आपको अपने यहाँ के हाईवेज, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च करना है, या फिर हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं कि आपको
अपने यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको मेंटेन करना है, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करना है, अपने स्टेट को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड्स होते हैं वो एलोकेट करते हैं। कई बार आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा कि इस बार गवर्नमेंट की साइड से फंडिंग नहीं आई है, फंड जो है अच्छी तरीके से नहीं हुआ, जो बजट रह रहा है उस बजट में एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई, या फिर जो बजट है उसमें किसानों की बातें नहीं की गई, व्यापारियों के बारे में बातें नहीं की गई। तो यहाँ पे जो बजट डिसाइड होता है वो उसी बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से कितना फंड मिल रहा है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अभी जो फाइनेंस कमीशन होती है ना, यही डिसाइड करने वाली है कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है सेंटर एंड स्टेट के बीच में। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज जहाँ से हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलने को देखने को मिलने वाली है, किस यहाँ से हमें पैसा मिलने वाला है, इनकम होने वाली है, वही होते हैं हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से होगा, इसका डिसीजन कौन करने वाला है, फाइनेंस कमीशन करने वाले हैं। देन बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजंस की। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, अगर कभी मान लीजिए कंट्री में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी है, कोई आपातकालीन सिचुएशन आ चुकी है, तो इन उस कंडीशन में कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी, ये सारे ही प्रोविजंस हम यहाँ पे देखेंगे। During emergencies, national security threat, the central government can take over state power. It is mentioned in Article 356. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 356। ये क्लियरली बोलता है कि कभी अगर देश में कोई आपातकालीन सिचुएशन आ चुकी है, कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो चुका है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उस कंडीशन में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को टेक ओवर कर लेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में वर्क करेगा। यहाँ पे सारी ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर है वो ख़त्म हो जाएंगी और जो सोल अथॉरिटी उस टाइम पे होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द नेशन को प्रोटेक्ट करती है और उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि वो सारी ही कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकें। इसीलिए उस कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर ना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट दी जाती है कि कभी कोई इमरजेंसी आती है, देश में कोई आपातकालीन समस्या निकल के आती है, तो आप क्या करने वाले हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन, उस चीज़ का समाधान जो है देश को निकाल के देंगे। और उस कंडीशन में जो भी पर्टिकुलर जो नेसेसरी डिसीजन मेकिंग होगी कि हाँ हमें ये डिसीजन करना है, हमें इस तरीके से काम करना है, हमें इस तरीके से चीज़ों को आगे संभाल कर लेके चलना है, वो सारे ही निर्णय, वो सारे ही डिसीजन आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाली है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा अगर कंडीशन किस तरीके की है, इमरजेंसी की कंडीशन हमें अपने देश में, अपनी कंट्री में देखने को मिलती है। तब वहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके सारे ही रोल्स ख़त्म हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट उस कंडीशन में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगी, सारी पावर्स जो होंगी, सारी अथॉरिटीज़ जो होंगी वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी सेंट्रल और स्टेट के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, वो अपने पावर्स, अपने फंक्शंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उन्हें जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरीके से कार्य करना चाहिए वो उस तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब जब ये डिस्प्यूट हो चुका है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को सुलझाएगा कौन, इस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा। यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ के सल्यूशन के लिए ही इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस मैटर को गो थ्रू करेंगे, दे विल लुक इनटू द मैटर, वो इस मैटर की जांच पड़ताल करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ यहाँ पे सेंट्रल की गलती है या फिर स्टेट की, एंड जिस तरीके से उन्हें चीज़ें सही लगेंगी वो अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे एंड दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई झगड़ा है, उसे रिजॉल्व करवाएंगे या फिर सॉल्व करवाएंगे। बात करते हैं आगे की चैलेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, पावर इम्बैलेंस। कई बार यहाँ पे ना हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है पावर का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ऑफकोर्स ज़्यादा पावरफुल होती है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। अभी हमने देखा था कंकरेंट लिस्ट की, हमने यहाँ पे बात की थी, ये देखिए
कंकरेंट लिस्ट की बात की थी, जिसमें हमने साफ साफ ये चीज़ समझी थी कि दोनों ही अथॉरिटी जो है उनके पास पावर है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर इस मैटर में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों के बीच में हो जाता है कन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई झगड़ा, कि नहीं हम सही बोल रहे हैं हमारी बात सुनी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हम सही बोल रहे हैं और हमारी बात सुनी जाएगी, तो उस कंडीशन में सीधी सी बात है यूनियन गवर्नमेंट जो है उनकी बात को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावर को होल्ड करती है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि पावर का इम्बैलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके पास इतनी पावर नहीं होते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर रूल करके अपने जो डिसीजन मेकिंग है वो अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग करवा सके। तो कई बार यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डोमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग की पावर को। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कई बार ऐसा देखने को मिला है हमें पास्ट में एग्जाम्पल्स में, ये हम देखेंगे भी फ्यूचर क्लासेस में, कि स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को ओवर रूल करके या फिर इग्नोर करके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रेफरेंस दी गई, क्योंकि दे वर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे हैड मोर पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी हो जाता है। अब जो हमारे स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होते हैं फंड्स के लिए। अब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए जिन फंड्स की ज़रूरत होती है, जिस फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, जिन पैसों की ज़रूरत होती है, वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस अच्छे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आसानी से इन्हें फ़ंड प्रोवाइड कर देती है। लेकिन कई बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस जो है अच्छे नहीं हैं, कुछ भी टेंशन चल रहा है दोनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो फाइनेंशियल हेल्प है, जो फंड्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टाइम पे प्रोवाइड नहीं करती, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्लो हो जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इन्हें परफॉर्म करने होते हैं, जो कि ये टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाते। पॉलिटिकल डिफरेंस भी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल डिफरेंस कैसे देखने को मिलता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, गवर्नमेंट हो, और स्टेट गवर्नमेंट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही हो। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में है कांग्रेस की सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी की सरकार, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं, अलग तरीके से अपने पावर्स, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में बिलीव रखती हैं। उनका जो वे ऑफ थिंकिंग, माइंडसेट है, कोर वैल्यूज़ हैं, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी और स्टेट गवर्नमेंट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, तो ये चीज़ तो बहुत अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े हमें देखने को मिलेंगे। गिव मी अ सेकेंड। यस, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे हमें पॉलिटिकल डिफरेंस देखने को मिलेंगे अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों के बीच में हमें जो वेज, डिफरेंट वेज देखने को मिलेंगे थिंकिंग के, दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा, दोनों का काम करने का तरीका जो है वो अलग होने वाला है। देन इस कंडीशन में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जिसके कारण कई बार स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, काफ़ी तरीके के डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। इट इंश्योर्स एफिशिएंट गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया एंड इट बैलेंस नेशनल यूनिटी विथ रीजनल डाइवर्सिटी। अब ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है ना, इससे पूरे देश भर में एक एफिशिएंट गवर्नेंस हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट अलग तरीके से कार्य कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए अलग तरीके से कार्य कर रही है, अलग तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो डिवीजन ऑफ पावर करते हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अगर हम एक एरिया छोटा कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़े बेहतर तरीके से हो पाता है। देन इसके बाद जो नेशनल यूनिटी हमें देखने को मिलती है, चूँकि नेशनल यूनिटी कैसे देखने को मिल रही है, हमने 28 अलग अलग स्टेट्स तो बनाए, हमने 28 स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, हमने 8 यूनियन टेरिटरीज़ का भी फॉर्मेशन किया, लेकिन इसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा पावर्स है, जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, वो देखने को मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हमें पावर देखने को मिलती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती कि कल को वो उठ के सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर रूल करके या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को इग्नोर करके
इंडिया के जो बोलना चाहिए कंट्री है उससे बाहर निकल के अपना खुद का एक देश बना सके, अपना खुद का एक नेशन बना सकें। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ उतनी ही लिमिटेड पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं जितने में कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। उन्हें इतनी ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड नहीं करते कि भाई स्टेट गवर्नमेंट मन से काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी कोई भी पावर यहाँ पे हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को नहीं मिलती। देन इसके बाद हमें रीजनल डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाती है। रीजनल डाइवर्सिटी किस तरीके से, जब स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो लोकल एरियाज से निकल के आते हैं, वो लोकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में। एंड जब लोकल लोग निकल के आते हैं अपनी ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए, अपने ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो वो कोशिश करते हैं कि उनका जो एरिया है, उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, या फिर वो जिस जगह से भी उठ के आ रहे हैं, वो उस जगह के लिए, उस पर्टिकुलर जगह के लिए काम करें, अपने उस एरिया को डेवलप बनाएं। ये तो सारी बातें कर ली हमने सिग्निफिकेंस की। एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन कराना चाहूँगी सेंटर स्टेट रिलेशंस का। सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके का डिवीजन ऑफ पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपस में किस तरीके के इंटरेक्शन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके, और भी जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से डील करने वाले हैं, ये सारी ही बातें हम करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर। फिर हमने देखा किस तरीके के रिलेशंस होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फिर देखा हमने फाइनेंशियल रिलेशन। तीनों ही रिलेशंस हमने डिस्कस किए। लेजिस्लेटिव में हमने देखा कि 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन रूल्स बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो किसकी बात सुनी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की, क्योंकि वो बड़े हैं। होता है ना, जब छोटे भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बड़े भाई या फिर बड़ी बहन है। तो वैसे ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जब स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो बात किसकी सुनी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, पावर्स में भी और पोस्ट में भी। फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, दोनों आपस में किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि आप किसी काम को इस तरीके से परफॉर्म कीजिए। और वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो लोकल इश्यूज़ को हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर उनके यहाँ पे कोई लोकल इशू हुआ म्यूनसिपालिटी को लेके, स्टेट के अंदर कोई भी इशू चल रहा है रोड को बनाने को लेके, स्ट्रीट लाइट्स को लेके, या फिर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जो उनके स्टेट के अंडर में हो रहा है, उन सभी चीज़ों को कौन हैंडल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरी कंट्री में होने वाले एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रिस्पॉन्सिबल अगर कोई होता है तो वो होते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स का कलेक्शन करती है। देन उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद जो उससे पैसे इकट्ठे होते हैं उन्हें फंड्स के तौर पे अलग अलग स्टेट्स को प्रोवाइड करती हैं। देन उन फंड्स को यूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पर्टिकुलर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, गवर्नेंस को रन करते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है इन चीज़ों के रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरीके का फाइनेंशियल रिसोर्स जो है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। फिर हमने स्पेशल प्रोविजंस की बात की कि इमरजेंसी की कंडीशन आ जाएगी तो दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 356 में इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है। कभी लड़ाई झगड़े हो रहे तो उसे सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। जब 2 बच्चों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो जो उसका सोल्यूशन होता है वो उनके पेरेंट्स उन्हें देते हैं ना, उनकी माँ उन्हें देती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में माँ कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आएंगे, दोनों बच्चों को डांट फटकार लगाएंगे एंड छोटे बच्चे को यही समझाएंगे कि देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है या फिर ये तुम्हारी बड़ी बहन है तो तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे और इन्हें याद दिलाएंगे कि दोनों में से किसकी बात सुनी जाने वाली है, यूनियन गवर्नमेंट की। लेकिन अगर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, देन उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है इस मैटर को गो थ्रू करेंगे कि सच में गलती यूनियन गवर्नमेंट की तो नहीं, और अगर होगी तो यूनियन गवर्नमेंट को भी इस बात के लिए समझाया जा सकता है कि भाई आप यहाँ पे गलत हैं।
फिर हमने देखा किस तरीके के चैलेंज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो पावर इम्बैलेंस था। कई बार देखने को मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ऑफ कोर्स सभी को पता है कि ज़्यादा पावर्स जो है, ज़्यादा पावरफुल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो सेंटर की गवर्नमेंट है भाई, वो पूरे देश को चला रहे हैं वो लोग, तो ऑफकोर्स उनके पास ज़्यादा पावर होंगी। तो इसके कारण हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करती है, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। फिर हमने देखा फाइनेंशियल डिपेंडेंस। अब जो बेचारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपने पैसों के लिए, अपने फंड्स के लिए। जब तक उन्हें फंड्स नहीं मिलेगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पैसा प्रोवाइड नहीं करेगी, वो लोग बेचारे गवर्नेंस में आगे वर्क नहीं कर सकते। पॉलिटिकल डिफरेंस हमने देखा कि अगर दोनों सेंट्रल एंड स्टेट पे अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट होना तो तय है। फिर हमने सिग्निफिकेंस की बात की, किस तरीके के सिग्निफिकेंस होते हैं। एंड वेट अ सेकेंड, एंड यस ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस करी। मैं उम्मीद करती हूँ सेंटर स्टेट रिलेशंस आपको समझ आए होंगे, दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन रहने वाला है, ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। आई रियली होप you guys are enjoying learning polity from me, because of course I love teaching the polity to all of you. And if you want to learn Indian polity like this in an interesting way, so you should visit the website of Brainipedia Skills. There you will find the detailed course of Indian polity by me. Apart from that, you will also get the detailed notes of Indian polity that are provided to you by me. So till then, you should just keep learning the Indian polity, and apart from that, stay happy and stay healthy. That is the most important thing for all of us. Thanks for watching.